वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर सेकंड राजा किसान और नगर का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से, जैन धर्म। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो जैन धर्म के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म के लिए डिस्कस किया था। तो जो जैन धर्म थे इसके अंदर त्रिरत्न देखे जा सकते हैं, और वो त्रिरत्न कैसे थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सही देखना, सही चीज़ों को जानना और सही चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आना। महावीर जैन के जो पहले शिष्य थे वो जामिल थे, जो कि उनके दामाद थे, ठीक है। और महावीर जैन का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, ठीक है। ये भी एक राजा थे, जैसे कि महात्मा बुद्ध एक राजा थे, ठीक है। तो जो जैन धर्म था वो किस तरह का धर्म था? तो एक पहली बात कि जो जैन धर्म था वो ईश्वर की मान्यता नहीं रखता था, जैसे कि बौद्ध धर्म नहीं रखता था। साथ ही साथ जैन धर्म के अंदर जो आत्मा थी उसको माना जाता था। जैन धर्म के अंदर पुनर्जन्म के वाद विवाद को देखा जा सकता है, जैसा कि बौद्ध धर्म के अंदर देखा जा सकता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, जो बौद्ध धर्म है जैन धर्म है, इन दोनों ने मूर्ति पूजा को बहुत बड़े स्तर पे मना किया है। बट आगे चल के महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, इनकी ये मूर्तियां सबसे बड़े स्तरों पे बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में क्या था? अहिंसा या हिंसा ना करना, ठीक है। देखो, अहिंसा का मानना और हिंसा को ना करना, ये जैन धर्म में बहुत बड़े स्तर पे देखा गया है कि हम हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अहिंसा का पालन करेंगे। अमृषा या झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी तरह की किसी की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। आचर्य चोरी नहीं करना, किसी की संपत्ति को चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति का अर्जित ना करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी विवाह ना करना। ये सारी चीजें जैन धर्म के अंदर देखी जा सकती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। हालांकि हमने मौर्य साम्राज्य पहले डिस्कस किया है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे हम आज का पटना कहते हैं, ठीक है। जिसके बेसिकली 4 केंद्र होते थे: तक्षशिला, उज्जैनी, तौसिली, स्वर्णगिरी। तो आपको पता होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कमेंट करके बताना कहाँ पे है इस समय, इंडिया में है या पाकिस्तान में है। ओके। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 6 भागों में बांटा है। जो उसकी सेना है उसे 6 भागों में बांटा है, ठीक है। आप इनकी किताबों के भी नाम याद रखना कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाखदत्त। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। तो आपको ऐसी चीज़ें भी याद रखनी है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर दो। अच्छा, पहली सेना थी नौसेना, ठीक है। नौसेना यानी पानी वाली, ठीक है। सेकंड यातायात, किसका ध्यान रखती थी? खाना पाना। खाना पाना मतलब जो हम खाते पीते हैं। नौसेना का संचालन करना और खाना पीने का। ओके, देखो ये मौर्य साम्राज्य का मैप है उस समय का, ठीक है। आप इसे अपनी एनसीईआरटी की बुक में ढंग से देखना, रेफरेंस के लिए आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। बाकी आप बुक में देखो कि कौन कौन से प्लेसेस पे है, क्योंकि वो आपसे नाम पूछ सकते हैं मैप के अंदर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लगा अशोक से रिलेटेड, ठीक है। सम्राट के अधिकार, तो बेसिकली मौर्य साम्राज्य में 3 सम्राट हुए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े अशोक थे। तो आप इन्हें पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मेगास्थनीज लिखा है तो आपसे पूछ लेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, ठीक है। तो आप लोग अपनी किताब में से देख लेना। अच्छा, थर्ड क्या है? पैदल सैनिक, ठीक है। फोर्थ घोड़े वाली, फिफ्थ रथों वाली और सिक्स्थ हाथियों की सेना। तो 6 तरह की सेनाओं का वर्णन किया मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया था जो आम जनता का प्रशासन था, ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य के अंदर जो सेना रखी गई थी वो किसी और से लेकर नहीं बल्कि आम जनता से लेकर ही रखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं की इच्छा से क्या करते थे? शासन क्या करते थे। और जो जितनी भी चीजें होती हैं, उनकी जो भी सेना होती है वो सारी सेना अपने हाथ में रखते थे मौर्य साम्राज्य के अंदर। चंद्रगुप्त, जैसे कि आपको पता होगा कि अशोक तक मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छा था और उसके बाद खत्म हो गया। इतना अच्छा साम्राज्य 150 सालों तक ही चला, ऐसा क्यों? तो हम बात करेंगे, इसकी कुछ और वजह भी थी आगे चल के। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। हर एक प्रांत का राजकुमार होता था, ठीक है। जितने भी प्रांत थे ना मौर्य साम्राज्य में, तो सबों के एक राजकुमार रख दिए गए थे। प्लिनी नामक सेनानी, ये कहाँ का सेनानी था? ये एक बाहर से आया हुआ एक सेनानी था जो चंद्रगुप्त की सेना का वर्णन कर रहा है कि उसके पास 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घोड़े वाले, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचलित यानी घोड़ों से चलने वाले मौर्य सेना में शामिल थे।
और ये किसके, नंद वंश की सेना के 3 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें और कहाँ से पता चलती है, ये सारी चीज़ें हमें, कौटिल्य वही व्यक्ति जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को आगे बढ़ाने में चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत मदद करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, अच्छा 2 छोटे से वर्ड, चैत्य और विहार क्या होते हैं। देखो, चैत्य वो जगह जहाँ पे पूजा करी जाती है, विहार वो जगह जहाँ पे निवास किया जाता है। ठीक है, ओके, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, अभी हम पतन के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था और महत्वपूर्ण होने के बाद भी उसका पतन हो गया। तो पतन का पहला कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। जैसे कि पता होगा कि ब्राह्मण कुछ ज़्यादा ही अब आगे हो चुके थे। इसकी वजह क्या थी कि अशोक ने साफ कह दिया था कि अब एक जीव, छोटी सी जीव की भी हत्या नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को बहुत बड़े स्तर पे फायदा होना शुरू हो गया था। वित्तीय संकट का आ जाना, सीधी सी बात है, जब कोई राजा किसी दूसरी प्रजा के ऊपर हमला करेगा ही नहीं तो उसके पास राजस्व कहाँ से आएगा। दमनकारी शासन का होना, अब शासन ऐसा हो चुका था कि आम जनता को इग्नोर किया जा रहा था। दूरवर्ती क्षेत्र से नए ज्ञान की पहुंच, अब सीधी सी बात है, अगर कुछ नया शुरू हो जाएगा तो जो पुरानी चीज़ें उसकी रिलेवेंस अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगी। चीन की महादीवार का बनना, हालांकि चीन की महादीवार बनी थी सिकंदर से बचाने के लिए, बट ये चीन की दीवार कहीं ना कहीं मौर्य वंश के लिए भी गलत साबित हुई। अच्छा, डिस्कस करते हैं कि मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। जैसे कि आपको पता होगा कि जो 19वीं सेंचुरी के जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्होंने ये माना है कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत अच्छा साम्राज्य था। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे क्या देखा जा सकता है, कला को देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मूर्ति कला, अभिलेखों को देखा जाना। अशोक एक महान सम्राट था और लगभग 150 सालों तक चलने वाला वंश एकदम से खत्म हो गया। इसकी वजह थी कहीं ना कहीं अशोक के बाद आने वाले राजाओं का कैपेबल ना होना, सम्राटों का कैपेबल ना होना। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, अब बात करते जो राजधर्म के नवीन नए सिद्धांत थे वो क्या थे। अच्छा, पहले जो संस्थापक थे वो विजयपाल थे चौल साम्राज्य के, और साम्राज्य कहाँ शुरू हुआ था, साउथ में होता। चेर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, पांड्या। जैसे कि हमने पीछे चेर चोल पांड्या करा था, वैसे ये भी एक साम्राज्य थे। ठीक है, चोलों के अभिलेख आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सुसंगठित था, यानी इनका जो भी शासन था, प्रशासन था, वो काफ़ी अच्छा था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा होता था, मंत्रियों एवं राजाओं के अधिकारों की सलाह से काम किया करता था। ठीक है, जो मंत्री थे वो राजा और अधिकारियों की सलाह से काम किया करते थे, यानी अपने आप कोई काम नहीं थे, पूरे अच्छे से वे में स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था। सरदार और सरदारी, तो एक बार देख लेते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, यानी वो राजा हो सकता था जिसका पिता राजा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके घर में कोई राजा नहीं हो और वो स्वयं एक राजा बना हो। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्य विशेष अनुष्ठान का संचालन, यानी पूजा पाठ करवाना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, मध्यस्थता करना, भूमि, ठीक है, भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूल करता है और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थानीय सेना या अधिकारी नहीं होती। तो सरदार और सरदारी का सिंपल सा मतलब है किसी परगना, किसी जगह पे किसी व्यक्ति का होना और वो अपना वर्चस्व दिखाता है। ठीक है, अपने यहाँ के लोगों की सुरक्षा करता है, जैसे कि आपने सुना होगा कबीले मूवीज में देखा होगा, उसी तरह से। ओके, संगम ग्रंथ, जैसे कि आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का। तो जो संगम ग्रंथ है वो उसी समय का ग्रंथ है। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। हरिहर बुक्का ने 1336 से 1356 तक, ठीक है, 1336 में एक साम्राज्य की स्थापना करी थी जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। बुक्का प्रथम के साथ संयुक्त रूप से विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। यह वीर हरिहर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1336 से 1356 तक शासन किया था। लगभग आप देख सकते हो कि 20 सालों तक शासन किया था। चेर साम्राज्य, चेर राजवंश 2 विभिन्न कालों में विभक्त है। पहला राजवंश संगम वंश के अंदर है, ठीक है, और दूसरा 9वीं शताब्दी के अंदर देखा जा सकता है। इनकी राजधानी क्या थी, कुलवेश्वरपुरम और महोदयपुरम। ठीक है, साउथ के वर्ड्स हैं तो आपको कुछ ऐसे लगेंगे, आराम से एक बार देख लेना, कुलशेखरपुरम और महोदयपुरम। ओके, कुषाण वंश, कुषाण वंश कैसा था, तो आपको जैसे कि पता होगा जो इंडिया के अंदर सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है, जैसे कि जो गोल्ड कॉइन्स इंडिया के अंदर सबसे पहले थे वो कुषाण वंश ने चलाए थे, और जो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स चलाए गए थे वो गुप्ता साम्राज्य द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, और कुषाणों को जाना जाता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, सऊदी अरब में जैसे पठान लोग कपड़े पहनते हैं,
वैसे कपड़े पहनने का चलन, घोड़ों पे बैठ के आने का चलन, ये कुषाण वंश द्वारा ही भारत में चलाया गया था। कुषाण वंश भारत के राजवंशों में से एक था। इतिहासकार के अनुसार कुषाण वंश चीन से संबंधित था। कुषाण वंश मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे, जो सादे और पॉलिश दोनों तरह से निर्मित होते थे। जैसे कि आपने फ्योंस का पात्र फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, ऐसे ही बर्तन बनाते थे ये लोग। इस काल में ईंट का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी के बर्तन से संरचना बनाई जाती थी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, घड़े देखे होंगे, ठीक है, मटके, ऐसी तरह की उस समय के वास्तुकला को देखा जा सकता था। कुषाणों ने बेहतर घोड़ासवार की शुरुआत की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुषाण जो थे वो बहुत अच्छे थे घोड़ासवारी में। साथ ही साथ कुषाण वंश ने कृषि, व्यापार, राजनीतिक प्रभाव और धर्म के ऊपर भी प्रभाव डाला था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया के अंदर जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे वो कुषाण वंश द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, ये एक सिक्का है गुप्त साम्राज्य का, देख लो आप। ठीक है, और ये एक सिक्का है और ये एक सिक्का है। ठीक है, कभी आप लोगों को अगर टाइम मिले, अगर आप लोग दिल्ली से हो तो आप नेशनल म्यूजियम जाना, या आप किसी और स्टेट से हो तो आपको अगर टाइम मिले तो नेशनल म्यूजियम जाना, तो आपको वहाँ पे सारे सिक्के दिखाई देंगे, सिक्के किस तरह के हैं। ठीक है, और एक छोटी सी बात, देखो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक। तो याद रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आगे के बचे हुए टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.